अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, दिल्ली में एक नई महाभारत शुरू हो चुकी है और ये महाभारत आबकारी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। लेकिन इसमें तीसरी भूमिका और तीसरे हमलावर की भूमिका कांग्रेस अदा कर रही है और दिल्ली की लड़ाई बेहद दिलचस्प दौर में पहुंच चुकी है, जहां एक्शन, रोमांच, थ्रिलर, आरोप प्रत्यारोप, सरकार बनना गिराना, सीबीआई, बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो इन दिनों दिल्ली में चल रही आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई प्रचंड रुख अख्तियार कर चुकी है। आज की परिचर्चा इसी विषय पर होगी। बहनों भाइयों, इस बात को लेकर तारीफ की जानी चाहिए कि अगर कोई अपने दुश्मन का इस्तेमाल अपने दुश्मन के लिए कर ले और आपसे करा ले जाए तो उससे ज़्यादा तेज दिमाग किसी का नहीं हो सकता। मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस का जमकर इस्तेमाल कर लिया और कांग्रेस को शायद पता भी नहीं चला, या पता भी था तो कांग्रेस की मजबूरी थी, क्योंकि उसे आम आदमी पार्टी से भी लड़ना है और बीजेपी से भी लड़ना है। अब बीजेपी की तेज दिमाग देखिए कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ किसका इस्तेमाल किया? कांग्रेस का। उस कांग्रेस का जो कुछ दिन पहले ईडी की गलत इस्तेमाल को लेकर सड़कों पर दिल्ली के बवाल की हुई थी, उसी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। किस बात के लिए? कि सीबीआई की रेड पड़ी है, भ्रष्टाचार चल रहा है। इस्तेमाल किसने किया? बीजेपी ने। दुश्मन को दुश्मन के खिलाफ, अपने फायदे के लिए। ये होती है रणनीति और इसे कहते हैं राजनीति। हालांकि ये सब सिखाया, पढ़ाया और बताया और इसमें पीएचडी होल्डर कांग्रेस ही है, शुरू के कुलपति वही हैं, लेकिन बीजेपी ने अब उसमें विशेषज्ञता हासिल कर ली। मसला है आबकारी का। दिल्ली की जो आबकारी नीति है उसको लेकर विवाद है। मौजूदा एलजी ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा और कहा कि आबकारी नीति में भ्रष्टाचार हुआ है, पैसे खाए गए। मामला राष्ट्रपति भवन पहुंचा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सीबीआई ने एफआईआर लिख ली। मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के नंबर 2 के नेता, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, छापा। दिल्ली के 3 आईएएस अफसरों के घर छापा। 16 प्राइवेट लोग जो लीकर पॉलिसी जुड़े हुए थे, छापा। और उसके बाद हिंदुस्तान की सियासत में बवाल, जो हमेशा होता है। राजनीतिक दलों पर सीबीआई के छापे और उसके बाद सीबीआई का मानमर्दन और आरोप प्रत्यारोप। लेकिन आज एक सनसनीखेज आरोप लगा है और ये आरोप किसने लगाया है? दिल्ली के मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने। आरोप क्या है? आरोप यह कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस चला रही थी दिल्ली में। मनीष सिसोदिया को पटाया जा रहा था कि बगावत करो, पार्टी तोड़ो, विधायक लाओ, हम तुम्हें सीएम बनाएंगे। ऐसा खुलासा खुद मनीष सिसोदिया ने किया है और जिस पर मुहर किसने लगाई है? अरविंद केजरीवाल ने। दोनों के ट्वीट सार्वजनिक हैं और मनीष सिसोदिया कहना है कि उनके पास इसके सबूत हैं। तो क्या दिल्ली में वाकई में सीबीआई का सहारा लेकर कुछ राजनीतिक काम करने की कोशिश हुई, या वाकई में दिल्ली में आबकारी विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है जिसके लिए सीबीआई ने छापे डाले? लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया गुजरात के दौरे पर निकल गए। टाइमिंग ऐसी है कि चुनाव का वक्त है, वो भी गुजरात का। गुजरात भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत किला, जैसे दिल्ली का लाल किला। तो बीजेपी के लिए लाल किला कौन सा है? गुजरात। उसे किसी भी कीमत पर बचाना है। किससे? आक्रमणकारियों से। आक्रमण कौन कर रहा है? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। लिहाजा युद्ध में कई बार इस सब चीज़ें चलती हैं, तो ये भी चलेंगी। कुछ बयान सुन लें आप। खुशी है, मैं दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री को अपने साथ लेके आया हूँ, मनीष जी को, जिन्होंने दिल्ली में शिक्षा में शानदार काम किया। इनके चर्चे अमेरिका के अखबारों में के फ्रंट पेज पे मनीष जी की फ़ोटो छप रही है। ये सारा मसला जो पिछले 2-4 दिन से चल रहा है, ये है ही इसलिए कि अरविंद केजरीवाल जी को काम करने से रोका जा सके, और ख़ास तौर पे क्योंकि गुजरात में अब लोग अरविंद केजरीवाल जी को एक उम्मीद के रूप में अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देख रहे हैं, तो इनको रोका जा सके, तो इसीलिए सारा किया है। कुछ मेरे पास में मैसेज आए, कोई मैसेज लिख के आए कि भाई आपको 2 ऑफ़र हैं। एक तो ये कि आपके सीबीआई, ईडी, जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं सो कॉल्ड, इन सबको वापस ले लेंगे। आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे।
पहली बार ये देखने में मिल रहा है देश के अंदर कि वही आबकारी मंत्री, वही शराब मंत्री और वही शिक्षा मंत्री है। और इसीलिए नई आबकारी नीति बनाई है। नई आबकारी नीति नहीं, ये दिल्ली के लिए पाबकारी नीति हो गई है। ये जितना बौखलाहट है, ये सब यही बताता है कि मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के लंबे और बड़े दलदल में घुस चुके हैं। एजेंसीज को ये सारे का साक्ष्य मिल चुका है, ऐसा लगता है। तो आज की डिबेट बहुत ही दिलचस्प है और इसकी दिलचस्पी इस पर चर्चा में आगे बढ़ाएंगे। अनिल झा मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, दिल्ली बीजेपी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता हैं, हेमंत तिवारी जी जाने माने पत्रकार और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। अनिल झा जी, सबसे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। दो प्रमुख नेताओं के ट्वीट्स आए हैं और स्टेटमेंट भी आए हैं। पहला स्टेटमेंट मनीष सिसोदिया का है और दूसरा अरविंद केजरीवाल का। आरोप है कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चल रहा था और आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने की कोशिश थी और मनीष सिसोदिया पर इसीलिए छापे पड़े और उनको लालच दिया गया कि सीएम बना देंगे, पार्टी तोड़ कर आओ। इन आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी क्या प्रतिक्रिया रखती है? मैं सबसे पहले ब्रजेश जी आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर जो चल रहा था वो आबकारी नीति में एक बड़े लेवल पे जो करप्शन था उसकी सीबीआई जांच कर रही है। उसको भटकाने के प्रयास में अगर ये दो नेता कोई ट्वीट कर देते हैं तो प्रमाणिक नहीं है। ऐसे तो मैं भी कह रहा हूं कि मेरे पास भी आम आदमी पार्टी के लोगों का फोन आया, कहा अनिल जी किसी तरह से भी जी के जंजाल से छुटकारा दिलवाइए और हम आपको भी अपने यहां से राज्यसभा बनवा देंगे। तो इसका मतलब क्या है? सत्य बात हो जाएगी। सवाल यह है कि सत्येंद्र जैन हवाले में फंसे, उसी प्रकार से मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री और आबकारी मंत्री दोनों हैं और वो इस पूरे के पूरे करप्शन के अंदर फंसे। कमाल की बात आप देखिए, ऐसा कहीं होता है आबकारी नीति में कि किसी मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी को ही जांच एजेंसी बना दिया गया और उसी को रिटेलर बना दिया गया। आपने विदेशी शराब के ऊपर जो है 50 रुपए का जो है छूट दे दी गई बिना कैबिनेट की मीटिंग बुलाए हुए। ये सारा का सारा ध्यान भटकाने का प्रयास है इन दोनों लोगों का। और दुनिया के सबसे बड़े झूठे आदमियों में अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली का सबसे ज्यादा 30% से ज्यादा पैसा एडवर्टाइजिंग के ऊपर खर्च करते हैं, और ऐसा मुख्यमंत्री जिसके पास अपना कोई डिपार्टमेंट नहीं है और सिर्फ स्पिट करना और भाग जाना। और यह मनीष सिसोदिया एक ऑर्गेनाइज संगठित लूट का अड्डा यहां दिल्ली में चला रहे हैं। बार बार ये कह देते हैं कि भाई इनको पुरस्कार दे दो, बहुत अच्छा शिक्षा में काम किया। अभी मामला स्कूल का नहीं है, अभी मामला किसी और इश्यू का नहीं है। हम उनके ट्वीट पर क्या वो कहते हैं हमें उससे मतलब नहीं है। वो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, अपने वो नेता हैं, वो ध्यान भटकाने के लिए कहें। मसला है दिल्ली में करप्शन का। सीबीआई ने इनको छापा मारा, ये कह रहे हैं हमारे पास फोन आया। अरे भाई, सीबीआई ने आपका लैपटॉप ले लिया, आपका फोन ले लिया, आपके पास फोन कहां से आ गया कि ऑपरेशन लोटस टेम्पल चलाने के लिए? सरकार तो हमारी पहले से भी यहां थी। अरे सिम तो थोड़ी लेगा, मेरा ये कहना है कि जिस कंपनी के साथ इन लोगों ने, नहीं, सीबीआई ने इनके मोबाइल जब्त कर लिया, लैपटॉप जब्त कर लिया, कहां से फोन आ गया बताइए? कौन से नेता का फोन आया? मैं कह रहा हूं मेरे पास भी फोन आया आम आदमी पार्टी के लोगों का, जहां साहब इस जंजाल से छुटकारा दिलवाइए, हम चाहते हैं कि आपको राज्यसभा में भेज दे। अब इसका मतलब क्या हो गया? मेरे कई लोग जानकार हैं, मेरे पास भी कई फोन आ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये ध्यान भटकाने का इनका प्रयास है। हम ये कह रहे हैं आबकारी नीति पर आइए, हमें कोई मनीष सिसोदिया के स्कूल पर बात नहीं करनी। जिस दिन स्कूल पर बात होगी उस दिन स्कूल पर भी हम चर्चा करेंगे। हम सत्येंद्र जैन के ऊपर यही बात कह रहे थे, बार बार ये भाग रहे थे। आज सत्येंद्र जैन हवाले के मामले पूरी तरह घर में घुसे हुए हैं और यही मामला इस मनीष सिसोदिया का है। मनीष, ये मनीषी नहीं है, ये मनी के साथी हैं और ऑर्गेनाइज क्राइम यहां चला रहे हैं ये लोग। इसलिए हम चाहते हैं कि पर आप महाराणा प्रताप के वंशज पे इस तरह के आरोप लगा रहे हो। उन्होंने ट्वीट किया ना कि वो महाराणा प्रताप के वंशज हैं और आप उनके ऊपर ऐसा लांछन लगा रहे हो। सर कटा देंगे, झुकेंगे नहीं। हमारा महाराणा प्रताप नहीं, सुनिए सर, उनका गोत्र, उनका वंश, उनका जो भी कुछ है, हमें उनका सम्मान करना है। लेकिन अभी उनका गोत्र भ्रष्टाचार है, उनकी जाति भ्रष्टाचार है, उनकी पार्टी भ्रष्टाचारी है। वो भटकाए नहीं, उनका गोत्र अभी भ्रष्टाचारी हो चुका है। वो सिसोदिया वंश के महान राजा महाराणा प्रताप से अपनी कंपैरिजन ना करें।
वो जो है पृथ्वीराज चौहान जिसे अपनी कंपैरिजन ना करें, उनका नाम तो लेकर मनीष के ये सिसोदिया लोग ऐसा उनके क्या नाम को करें कि अपमानित कर आपको रहे जहनी हैं। सुकून उन्होंने मिले, खून क्या बहा- ऐसा कर दें? देखिए हमारे को उनके करने से क्या होगा, जो करेगी सीबीआई करेगी। उन्होंने पाप किया है, पाखंड किया है, तो उनको वो Thank you, उनको झा जी। कानून देखेगा। मैं कार्यक्रम हम को ये आगे कह रहे बढ़ाता हूं, हैं मेरे आपने साथ। संगठित लूट का Thank अड्डा you। बनाया, संगठित लूट का अड्डा बनाया, उसको लेकर के आपको सजा मिलेगी। वैभव आप आबकारी महेश्वरी नीति पे आम रहिए। आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। वैभव, बहुत शुक्रिया। दो बड़े सनसनीखेज स्टेटमेंट आपकी पार्टी के नंबर 1 और नंबर 2 लीडर ने जारी किए कि आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने की कोशिश हो रही थी ये ऑपरेशन लोटस के जरिए। इतना बड़ा आरोप आप केंद्र की सरकार पर लगा रहे हैं, आपके पास कोई सबूत है? ब्रिजेश जी, भाजपा जब से सरकार में आई है तब से लगातार वो कर क्या रही है, या तो सरकार बनाती है या सरकार तोड़ती है। अपनी सरकार बनाने के लिए हर जतन करते हैं, सरकार नहीं बन पाती, दूसरे की बनती है, तोड़ लेते हैं। इस खेल में जो है वो टॉप से लेकर बॉटम तक हर आदमी खुल के इन्वॉल्व होता है। बाकायदा टीवी पर जब सरकार तोड़ ताड़ के बना देते हैं तो उसको बहुत उपलब्धि के तौर पर बयान भी करते हैं। इनको कोई लोकतंत्र का जो ये अपमान करते हैं, वोट आदमी किसी को देता है और तोड़ के सरकार ये किसी की और बन जाती है, उसका अपमान करने में इन्हें कोई शर्म आती हो, ऐसा तो कभी इनके चेहरे पर देखा नहीं। उपलब्धियां, बधाइयां का दौर शुरू हो जाता है। तो ये कोई खास इनकी स्ट्रेंज प्रैक्टिस नहीं है कि दिल्ली में ये डिस्टेबलाइज करने के लिए कोई कदम उठा रहे हैं। जिस दिन से ये प्रचंड बहुमत की सरकार दिल्ली में बनी है, उस दिन से कभी ये एलजी के जरिए, कभी कोर्ट के जरिए, कभी सीबीआई के जरिए, कभी पुलिस के जरिए परेशान तो करते ही रहते हैं। आपको 70 पता में ही है 63 हर आपके काम हैं, में। 63 आपकी पार्टी की सरकार कैसे गिर सकती है? हाँ, मैं बता रहा हूँ वही कि भाई पार्टी की अगर आपको क्यों सरकार नहीं चिंता कर है सकती इतनी? है। आप बीच में ये इन्होंने कपिल मिश्रा का एपिसोड किया तो तभी आपको याद होगा कि तभी भी ये पूरा कुचक्र एक रच रहे थे कि किस तरह से इतने टूट के इधर आ जाए, उतने टूट के। कारण ये है कि ये पार्टी जो है सत्ता चलाने के लिए बनी नहीं, सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव लड़ना, सत्ता में आने के बाद में फिर से विपक्ष बन जाना, सत्ता में आके भी विपक्ष बन जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस इनकी दिन रात जारी रहती है। कितनी संभावनाएं उसे लेना देना नहीं है, लेकिन ये थकते नहीं है। एक बात इनकी तारीफ करी जाएगी कि थकते कभी नहीं है ये अपने को चक्र रचने से या डर्टी गेम पॉलिटिक्स। पर आबकारी नीति पर भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लग रहे हैं, जबकि आप लोग कहते हैं भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस? तो जांच हो रही है, हो जाने दीजिए। विजय जी, एक खास बात है कि हम पे सिर्फ आरोप लग सकते हैं, और आरोप लगाने वाली जो पार्टी बैठी है वो सत्ता में होकर भी विपक्ष का ही खेल खेलती है। वो आरोप लगा सकती है, उसके पास तमाम जांच एजेंसियां हैं, वो आपके ऊपर भी तमाम तरह की रेड करा सकती है, वो हमारे यहाँ भी कराते रहते हैं। तो ये कर सकते हैं, ये इनका काम भी है। जो इतना बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड एक एस्टैब्लिश हो रहा है हमारी गवर्नमेंट का, उसको डीरेल करने के लिए एजेंसी का सहारा लेना और उसके बाद मीडिया में बढ़िया बढ़िया हेडलाइन देना कि ये यहाँ पकड़े गए, यहाँ पर छपा ये पड़ भी गया, तो कहा यहाँ जा सकता है भ्रष्टाचारी, ना वहाँ कि भ्रष्टाचारी। मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ऑपरेशन लोटस को आप लोग लेकर आ गए बीच में। बेसिकली है क्या, मूल मुद्दे तो और पीछे हैं। मूल मुद्दे ये हैं कि अब मोदी के गुजरात मॉडल और उसके बाद देश मॉडल की बहुत बुरी तरह पोल खुल गई है। ना तो इनकी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी है, बैठ के टीवी पर ज्ञान देना इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं होती। बैठकर टीवी पर जो है तमाम तरह के और उपदेश बांटना वो सरकार चलाने की पॉलिसी नहीं होती। विधायकों को तोड़ना ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको लोग सिखाया जा सके, कुछ कर सके। तो ये डर्टी गेम पॉलिटिक्स का वो है। तो इसके पीछे क्या है कि एक एजुकेशन मॉडल इमर्ज हो रहा है आप देश में। अब बेरोजगारी को आप बहुत दिनों तक उपदेश के जरिए ढक नहीं सकते। हर दिन कोई नया टास्क पकड़ा देते हैं, आज ये वाला दिवस मना लो, आज वो वाला दिवस मना लो। दिवस मना के थक गए हैं। बेरोजगारी जो है वो सर पे चढ़ के बोल रही है। तो उससे ध्यान हटाने के लिए कुछ अब नया बचा नहीं है। 3 घंटे के बाद आपकी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और आरोप लगाती है कि बस मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होने वाले हैं, बस सिसोदिया गिरफ्तार होने वाले हैं। क्यों? आप समझिए कि सारी एजेंसियों का जितना इस्तेमाल है, मैंने तो आज एक ट्वीट भी किया था कि इनको अब ये चाहिए कि सीबीआई और ईडी में एक आम आदमी पार्टी नाम का विभाग खोल दें कि ये जो तबका है ये सिर्फ इन्हीं दोनों के नेताओं पर, इन्हीं पार्टी के नेताओं पर काम करेगा। जिससे क्या होगा कि बाकी के जो अधिकारी हैं वो अपना काम, दूसरे काम आसानी से कर पाएंगे। क्योंकि काम ही कोई नहीं है सिवाय दूसरे की सरकारों को परेशान करने के अलावा। ये मोदी जी और उनकी जो पूरी मंडली है, इसके पास कोई काम नहीं है। विदेशों में जाएंगे तो लौट के आके बता नहीं पाते कि करके क्या आते हैं। वहां पर पता चलता है अडानी जी को कोई ठेका मिल गया। यहाँ पर देश में रहेंगे तो सरकारें गिराते रहते हैं, चुनाव लड़ते रहते हैं, भाषण करते रहते हैं, सीबीआई का इस्तेमाल करते रहते हैं। करना क्या है, यही कम से कम देश को आके बता दें। 4 सवाल कभी गंभीर ले लें तो लगेगा कि हाँ भाई प्रधानमंत्री इस राउंड का अंतिम सवाल है आपसे। कांग्रेस ने आपके खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया, बड़े नारे लगाए, इस्तीफे मांगे, पार्टी ऑफिस घेरा, बवाल किया, सड़कों पर प्रदर्शन किया, हंगामा किया,
हेलो, मुझे पता चला कि कांग्रेस के 50 विधायकों ने दिल्ली में जो हैं उन्होंने हमारे खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका सबका स्वागत है। वो बिल्कुल ही एक क्लूलेस विपक्ष है इस समय। उनको नहीं समझ में आ रहा कि जो आपका जो इस समय देश का दुश्मन बना बैठा है वो कौन आदमी है और कहां पर आपको अपनी आवाज को उठाना है, कहां पर नहीं उठाना है, कहां किसके साथ खड़े होना है, कहां किसके खिलाफ खड़े होना है। एक बहुत ही क्लूलेस विपक्ष के तौर पर दिल्ली कांग्रेस में काम कर रही है। मुझे नहीं समझ में आता कि ये क्यों जब कांग्रेस को परेशान कर रही थी ईडी या उनके नेताओं पे छापे मार रही थी, आप भी तो मजे ले रहे थे। देखिए होता क्या है कि नेशनल लेवल पे कांग्रेस कुछ और कहती है, दूसरे प्रदेशों में कुछ और कहती है, दिल्ली कांग्रेस कुछ और कहती है, तो एक आपस में तालमेल नहीं है, कोई कॉमन स्ट्रेटजी आपको नहीं है। बुरा लगा आज इन्होंने सीबीआई आपके के खिलाफ इस्तेमाल, प्रदर्शन देखिए किया? 10 दिन पहले सीबीआई और ईडी के इस्तेमाल को लेकर कांग्रेस सड़क पे थी। आज कांग्रेस जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो कांग्रेस को तो खुद ही तय करना पड़ेगा। आपको बुरा लगा कांग्रेस ने आपके खिलाफ प्रदर्शन किया? नहीं, इतनी भारी संख्या है तो हमको बुरा क्यों लगेगा? अभी वहां पर कांग्रेस का होना ना होना कोई फैक्टर नहीं है ब्रिजेश जी। वो कर रहे हैं तो उनकी एग्जिस्टेंस के लिए कर रहे हैं, उनको करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी के होने के नाते वो ज्यादा राइट। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई है। तीसरा एंगल आप लोग भी बना रहे हैं। आज आरोप लगा कि साहब सरकार गिराने की साजिश थी। कांग्रेस इस पे क्या अपनी राय, ओपिनियन और भूमिका तलाशती है? ब्रजेश भाई, मुझे उम्मीद है कि मुझे निर्बाध रूप से बोलने देंगे, क्योंकि मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है और मुद्दा आपके अपनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा मैं आपसे गुजारिश करूंगा। 3 बातें बड़ी साफ हैं। पहली बात, छेड़ रहे हैं जी, पहली बात, भारतीय जनता पार्टी की और आप पार्टी की नूरा कुश्ती को पूरा देश देख रहा है। पूरे देश का सत्ता पक्ष, विपक्ष और सारा मीडिया देख रहा है और तमाम जगहों से ये बातें छन करके निकल करके आ रही हैं, क्योंकि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से हार रही है। इसलिए आप पार्टी को थोड़ा सा ऊपर उठा दो नेशनल लेवल पर, ताकि वहां पर विपक्ष की संभावनाओं को, एमआईएम की संभावना को, क्या नाम, एमआईएम और आप पार्टी कांग्रेस की संभावनाओं को थोड़ा क्षीण कर सके, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये लोग आपस में, तुम मुझे पंत कहो और मैं तुम्हें निराला, मैं तुम्हारे खिलाफ सीबीआई का इस्तेमाल करता हूं और तुम हमारे खिलाफ खूब बोलो, तुम चूंकि बड़े नेता बन जाओगे। सच बात यह है, इन सारी चीजों से, छोटे रिचार्ज से, बड़े रिचार्ज से और ये छोटे और बड़े के खेल से पूरी जनता देख चुकी है, अच्छे तरीके से देख चुकी है। दूसरी बात मैं आपको कह दूं कि इस बात में अब जनता नहीं फंसने वाली, वैभव जी, कि आप कह रहे हैं कि भाई हमारी नीति अच्छी है, फलानी चीज है। हमको बताइए ना कि पूरी दिल्ली को आबकारी नीति पर हम बात नहीं करते, हम तो कहते हैं शिक्षा नीति पर हम बात नहीं कर रहे, बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हो, लेकिन आप हमें बताओ कि पूरे दिल्ली को नशेड़ी बनाओगे, घर घर दारू, हर घर दारू, आप ये करोगे पूरी दिल्ली में? आपको मालूम है कि विनोबा भावे और इंदिरा जी का जो 11 सूत्री फार्मूला था, उसमें शराब की निषेध करने का काम किया गया था या शराब को बढ़ाने का काम किया गया था? जो आप कर रहे हो, एक बोतल पे 1 बोतल फ्री, ये ना हो गया ऋण का पैकेट हो गया? आप बताइए, ये शराब नीति होती है? शराब नीति को बढ़ा करके आप एक्साइज ड्यूटी को कम कर रहे हो और साथ में कह रहे हो 1 दारू की बोतल पे 1 दारू की बोतल फ्री, और वो भी स्कूल के किनारे, मंदिर के किनारे, ऐसी कॉलोनियों में जो कॉलोनी अभी तक अप्रूव नहीं हुई है, जिन जगहों पे शराब की दुकानें खुल नहीं सकती, हर घर में दारू, होम डिलीवरी दारू की, ये सारी आप करोगे। और दूसरी तरफ गुजरात की जनता, गुजरात ड्राई स्टेट, बापू का स्टेट, गुजरात की जनता को भारतीय जनता पार्टी के लोग ड्रग स्टेट बनाने पे लगे हुए हैं। 30-30 हजार करोड़ की हीरोइन पकड़ी जा रही है वहां। तो इन दोनों की जो मिली भगत है देश को नशेड़ी बनाने की, इसके खिलाफ बात होनी चाहिए। ये लोग ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं। जी, आज ऐसा क्यों है कि जो आप कह रहे हैं वही बीजेपी भी कह रही है? बीजेपी, अरे अच्छा, बीजेपी क्या ये कह रही है कि गुजरात को ड्रग स्टेट बना दिया है इन्होंने? बनाएंगे ना। हाँ, ड्रग स्टेट बनाएंगे ना। हाँ, बीजेपी वाले कह रहे हैं, कहेंगे आज नहीं कल कहेंगे। चलिए सर, अगर बीजेपी को ड्रग स्टेट बनाना चाहते हैं, बीजेपी के मुद्रा जब इनके पास जाएगी तो बोलेंगे जैसे हाँ, पंजाब को बोलते हैं। निश्चित तौर पर मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी बाकायदा पूरे देश को नशेड़ी बनाने पे तुले हुए हैं। कहां पहले कहते थे नशा मुक्त कराएंगे, आज पंजाब को नशेड़ी बनाने पे लगे हुए हैं और पूरी दिल्ली को नशेड़ी बनाने ये कह रहे हैं अभी कि सरकार गिराने की साजिश थी बड़ी। सर देखिए, ये तो अब मैं तो एक चीज कहता हूं, मनीष सिसोदिया जी ने चूंकि अपनी जाति की बात बोली, मेरी क्लान से आते हैं वो, मैं तो उन्हें चुनौती देता हूं और उनसे कहता हूं कि अगर वो सच में राणा के वंशज हैं
तो वो प्रूफ दे, सबूत दे कि साहब कैसे सरकार गिराई जा रही थी। वरना कृपा करके भारतीय जनता पार्टी की तरीके से प्रतीकों के पीछे न छुपे। जैसे भारतीय जनता पार्टी कभी पटेल जी के पीछे छुप जाती है, कभी गांधी जी के पीछे छुप जाती है, तो मैं मनीष सिसोदिया जी को कहता हूं कि कम से कम महाराणा प्रताप को बख्शे, उनके पीछे छुपने का काम न करें। अगर वो सबूत नहीं दे सकते हैं तो उन्हें पूरी जाति से और आप पूरे चाहते देश- हैं कि वो सबूत प्रस्तुत करें? बिल्कुल पूरी तरीके से हम पर चाहते हैं। बीजेपी ने तो सबूत नहीं मांगा, कांग्रेस सिसोदिया से सबूत मांग हम रही है। इसलिए भी, चूंकि उन्होंने हमारे एक प्रतीक पुरुष को, हमारे एक इतिहास पुरुष को आगे लेकर के उन्होंने कहा मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं। हाँ। तो ये महाराणा प्रताप सिसोदिया के खानदान से ताल्लुक रखते हैं, खानदान से ताल्लुक अगर महान वो- राजपूत परिवार, अगर वो महाराणा प्रताप के वंशज, निश्चित वीर, बहादुर, निश्चित तौर पर अगर वो उनके वंश से संबंध रखते हैं तो उनके गौरवमयी इतिहास को ध्यान में रखते हुए सबूत पेश करें। हम तो कहते हैं वो सबूत पेश करें। और वरना हम एक चीज और भी कहते हैं इनसे जी। कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली जुली कबड्डी खेल करके विपक्ष के साथ गद्दारी करना बंद करें। एक चीज के दो नियम नहीं होते। ईडी पर जब कार्रवाई हो रही तब कह रहे हैं नियम सम्मत कार्रवाई हो रही है। आज सीबीआई का छापा पड़ रहा है तो कह रहे हैं कि नहीं साहब विपक्ष हमारे पक्ष में आए। विपक्ष भाई क्यों पर पक्ष ये आपके खिलाफ प्रदर्शन करने नहीं आए थे जब आप लोग के यहाँ छापे चल रहे थे? तो तब हमारे खिलाफ अगर प्रदर्शन करने नहीं आए थे तो हमने इनके खिलाफ नहीं, पर हमने आबकारी नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया है, हर घर नशेड़ी बनाने के खिलाफ प्रदर्शन किया। ओके, ये मनोज पूरे काका देश मेरे को साथ नशेड़ी, मौजूद हैं। आप बताइए ना कि पूरे देश को नशेड़ी बनाना चाहते हैं। सेकंड राउंड के लिए बचा छोटी सी बात नहीं, छोटी सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं सर। आप चाहते हैं कि मेरे और आपके घर के बच्चे नशेड़ी बने, मेरी घर के बगल में शराब की दुकान खुले और एक पर एक दारू फ्री मिले? आप चाहते हैं? अरे अकेले दिल्ली में ही थोड़ी शराब की दुकानें हैं सर दिल्ली के अलावा पूरे राजस्थान देश में में भी कहीं है, पर भी छत्तीसगढ़ एक पर में एक भी है। शराब नहीं फ्री मिल रही। एक पर एक रिंग जरूर फ्री मिलता है। मनोज काका एक मेरे पर साथ एक मौजूद है। चॉकलेट Thank you, फ्री सुरेंद्र जी। मिलती है। शुक्रिया शुक्रिया। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। मनोज जी शुक्रिया आपका जी बहुत ये छापे पे चल रहे हैं, सब ठीक तो है दिल्ली में? आप लोग सांस खींचे हो? नहीं, सांस नहीं खींचे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे कहा कि जो भी व्यक्ति, चाहे कोई भी सरकार, आप लेकिन खुलकर निंदा नहीं कर पाए, ना खुलकर सपोर्ट कर पा रहे हैं। आप असमंजस में हैं। नहीं, जो देखो आपने सुरेंद्र बात, राजपूत को मैं अप्रिशिएट करूंगा, मैं खुलकर हैं खिलाफ आम आदमी पार्टी के। मैं समझता हूं कि आप इसको एक संकीर्ण संदर्भ में कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी कभी भी दुविधा की स्थिति में नहीं रहती। तो स्पष्ट करो। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा, अगर आपने उनका बयान सुना होगा, कि अगर किसी ने बेहतर काम किया, अगर छापे वाले लोगों को इतने एक व्यक्ति के छपने से, जो लोग अपना चाहते हैं कि गांव के पेपर से लेके राष्ट्रीय से लेके इंटरनेशनल मीडिया में वो छपे, अगर दूसरे के छपने से उनको इतना पीड़ा हुई है तो कम से कम इतनी संकीर्णता से राजनीति नहीं की जानी चाहिए। मतलब आप आम आदमी पार्टी के स्टैंड को सपोर्ट करते हैं? देखिए, Right? हम आम आदमी पार्टी के नहीं, हम इस हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों का जो स्टैंड है, जो विचारधारा है, ये देश जानना चाह रहा है कि हिमंत बिस्वा शर्मा असम में हजारों करोड़ रुपए के घोटालेबाज थे। उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करती थी और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लिए तो सारे आरोप धुल गए और उसी भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। दूसरा उदाहरण आप मुकुल राय का ले सकते हैं। पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करती थी, अब वो जैसे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं। आप अगर लखनऊ की बात करें, हमारे पार्टी के एक एमएलसी थे, वो ऐसे बहुत भ्रष्टाचारी बेचारे दिख रहे थे, अब जिस दिन से उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया एकदम साफ पाक हो गए। तो ये देश जानना चाह रहा है। अरे आप भी जानते हैं ये देश को बताओ सुरेंद्र जी। ये देश जानना चाह रहा है भाई, क्यों नहीं आप आपको खुल के बात हम बता देंगे। नहीं रुक जाइए। एक बात ये है कि ये देश जानना चाह रहा है कि ठीक है, दिल्ली में तो शराब नीति की जांच होनी चाहिए, लेकिन जो गुजरात ड्राई स्टेट है वहां 60 लोग जहरीली शराब से मरते हैं। जो प्रधानमंत्री का जो सबसे आदर्श प्रदेश रहा हो, जिसका प्रचार प्रसार ऐसा किया गया हो कि पूरी दुनिया में अगर सर्वोत्तम कोई स्टेट है तो गुजरात है, और उसी गुजरात की बीबीसी लंदन की रिपोर्ट है, एक आदिवासी 5 साल से कुआं खोदा तो उसे पीने को पानी मिला। यह 10 दिन की रिपोर्ट है साहब। तो जिस तरह से आप प्रचार करके आप पूरे देश अच्छा, ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार गिराने के लिए छापा डाले थे? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो तो आप भी देख रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में क्या किया आपने नहीं देखा, मध्य प्रदेश में क्या किया भारतीय जनता पार्टी आपने नहीं देखा। अभी भारतीय जनता पार्टी कुछ दिनों से बस बिहार में
बिहार में हाँ, सरकार में वहाँ चले कैसे चूक गए आज तक, ये मतलब इस पर रिसर्च होनी चाहिए। नहीं, बिहार में इसलिए चूक गए, आपको बता दें साहब, क्योंकि आप जब दुनिया भर के लोगों में घूमेंगे तो बिहार का जो जनमानस है, मैं कई बार आपके माध्यम से बता चुका हूं कि बिहार का जो जनमानस है वो राजनैतिक रूप से बहुत चेतना संपन्न है, और वो जेपी की धरती रही है, वो रामधारी सिंह दिनकर की धरती रही है, जिन्होंने कहा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। वो बुद्ध की धरती है, और लोग पीड़ित तो उत्तर प्रदेश में भी हैं, आपसे बता रहे हैं। अब सरकार में ही ये ठन गई है, एक संगठन कह रहा है कि संगठन सरकार से बड़ा हो रहा। अब केशव मौर्य जी योगी आदित्यनाथ जी को खुली चुनौती दे रहे हैं। अब हम लोग तो ये देखना चाह रहे हैं कि देखिए केशव मौर्य जी जीतते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी जीत रहे हैं। ये सही और वैसे मुझे उम्मीद है कि स्टूल मंत्री कई बार पटकनी खाए हैं, अब की बार संभले। तो ये सरकार, मैं हेमंत तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं। मैं खत्म कर रहा हूं जी, साहब। खत्म करें जी। मैं ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की किसी आम आदमी की सरकार नहीं है, आम जनमानस, ये चंद उद्योगपतियों का जो भारतीय जनता पार्टी का पोषण कर रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, उन्हीं की सरकार है। बहुत शुक्रिया आपका हेमंत तिवारी, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार। हेमंत जी बहुत शुक्रिया आपका। ये दिल्ली में चल क्या रहा है हेमंत जी, और इसका राजनीतिक परिणाम क्या होगा, किसको नुकसान है, किसको नफ़ा है, या आबकारी नीति का मसला है, या लड़ाई इनडायरेक्ट है, या लड़ाई गुजरात की है, और कांग्रेस भी देखिए साइड से मार रही है, इसमें क्या चक्कर क्या है, आप कैसे मतलब इसका आकलन करते हो? मामला बड़ा दिलचस्प है। देखिए, शीर्षक प्रथम गुजरात, तुम मुझे छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। शीर्षक द्वितीय आप दिल्ली। जब आप बड़े पहलवान से लड़ते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी दीवार यानी चार दीवारी, आपका दरवाज़ा, आपकी छत दुरुस्त हो, वरना ईंटें और छींटें कहीं से भी आ सकती हैं। वाह। आपको एकदम बहुत पुख्ता रखना चाहिए। 0.1% अवसर नहीं देना चाहिए जब मालूम है कि बड़ा पहलवान सामने है और उसके पास हर अंत्र मंत्र तंत्र अत्र सर्वत्र सब कुछ है। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी गणित और राजनीति का ऐसा रसायन बनाती है कि वो कभी रिस्की गेम खेलती ही नहीं है। सामान्य तौर पर इस देश का कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकेगा कि जिस दिल्ली की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का अपना टैरिफ प्लान का बैलेंस ही जीरो है, जीरो बराबर है, वो फुल रिचार्ज की सोच भी नहीं सकती है। मतलब भाजपा ऐसी चूक तो कहीं नहीं करेगी कि उसके पास 3 विधायक हों और वो 53 के बारे में सोचे या ऐसा कोई खेल सोचे जो उसके लिए डैमेजिंग हो जाए, क्योंकि 24 के पहले गलतियां थोड़ा कम करने पर गंभीर मंथन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की के भीतर, जिससे उसकी छवि खराब न हो। क्योंकि चाहे वो महाराष्ट्र की घटना हो, इसके पूर्व मध्य प्रदेश की, या कुछ कोशिशें जो राजस्थान में हुई, तो भारतीय जनता पार्टी पर एक तरीके के लगातार इल्ज़ाम अपोजिशन की ओर से पड़ रहे हैं कि वो अपनी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शक्तियों का इस्तेमाल करके वो जो अपोजिशन है उसको बिखेर देती है और अपनी सरकार बना लेती है। दिल्ली में न इस तरह कोई चांस है, न सोचा जा सकता है। इस लिहाज से यहाँ मैं मनीष सिसोदिया को कमज़ोर पाता हूँ। ध्यान रखिएगा, आम आदमी पार्टी जहाँ भी एंट्री कर रही है धीरे धीरे जगह बनाती जा रही है। आगे लंबा भविष्य है, मजबूत भविष्य है। इस बात का इल्हाम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप को है। और जितना ये सक्रिय हो रहे हैं गुजरात में, उतना ही भारतीय जनता पार्टी इन पे निगाहबानी कर रही है। मुझे लगता है, मैं जब ये तो जांच का विषय है, लेकिन मुझे कहीं न कहीं से लगता है कि आबकारी नीति को लेकर के कोई बड़ा पेच जरूर पकड़ लिया है भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार ने। वरना इस तरह से दिल्ली में, जहां उनको मालूम है कि उनका स्टेक कमजोर है जी, दिल्ली राज्य में, वहां वो इस तरह की गतिविधि तो नहीं ही करते। दूसरी बात, जिस तरह का
डिफेंस ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया, ये आपने ही कहा, हम लोग देख रहे हैं कि हर चौथे घंटे पे कह रहे हैं कि आप गिरफ्तार हो जाएंगे, कल गिरफ्तार हो जाएंगे। तो इससे भी मुझे लगता है कि उनका डिफेंस साइकोलॉजिकली उसकी जो प्रेजेंस है वो कमजोर अपने आप में दिख रही है। जी हेमंत जी, तो सुनिश्चित रूप से पूरा प्रकरण राजनीतिक है, लेकिन इस राजनीति में इस बार जो अभी तक अपेक्षाकृत ज़्यादा चालाक सिद्ध हुए हैं आम आदमी पार्टी के लोग, थोड़ा सा इस बार उनकी डगर कमज़ोर है और यह आने वाले दिनों में एक बड़ा स्वरूप ले सकती है। ऑल राइट हेमंत जी, शुक्रिया आपका। मैं डिबेट के नेक्स्ट राउंड में आपसे बाकी विषयों पर भी ओपिनियन लूँगा। मौसम ख़राब है और वीरेन जी जहाँ मौजूद है वहाँ बारिश हो रही है। वीरेन जी बहुत शुक्रिया। क्या बारिश ज़्यादा है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। ठीक बात है। तो बताइए भाई, ये दिल्ली में क्या बारिश करवा रहे हैं? बड़ा बवाल मचा हुआ है। आप और बीजेपी लड़ रही है, कांग्रेस भी साइड से अटैक मार रही है, क्या है क्या ये? देखिए ब्रजेश जी, हम लोग जब से समझदार हुए और देश जब से आज़ाद हुआ, हमेशा सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का सत्ताधारी दलों पर आरोप लगता रहा है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, तमाम सारी जो संस्थाएं हैं, ये अपने राजनीतिक विरोधियों को निपटाने के लिए आरोपित होती रहीं, झेलती रहीं। सीबीआई को सीबीआई के दफ्तर में छापा मारना पड़ा, ये भी लोगों ने देखा। तो स्वाभाविक है कि जिसको लोग पिंजड़े का तोता कहते थे, उसके पीछे कुछ कारण रहा होगा। और तोता पिंजड़े में रहता है तो जैसा मालिक कहता है वैसा बोलता है। लेकिन आप देखिए कि आज़ादी के 75 साल बाद भी क्या सरकारी एजेंसियों की स्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया है? हालात नहीं बदले हैं। पहले कांग्रेस करती थी, अब बीजेपी कर रही है, यही तो आरोप लगता है। इससे ज़्यादा तो कोई आरोप है नहीं। और जब जिसका मौका आएगा वो करेगा। चूँकि गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में यहाँ चुनाव होने वाले हैं और यहाँ पर आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से लड़ रही है, तो कांग्रेस पीछे जा रही है। तो कांग्रेस को ये भी नाराज़गी होगी कि जहाँ हम मुख्य विपक्षी दल थे, तुम आके वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो, तो दिल्ली में उनके खिलाफ प्रदर्शन कर दो। चूँकि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने हरा दिया कांग्रेस को, तो कांग्रेस के सामने तो ये देखिए समस्या है कि उसके स्टेट जा रहे हैं। अब फुल फ्लैज राज्यों में खाली छत्तीसगढ़ और राजस्थान ही बचा है। ये तो किस्मत थी कि बिहार में भी मंत्री बनने का अवसर मिला कांग्रेस को, अन्यथा कांग्रेस को डाउन करके अगर आप ये कहिए कि छिपकली को अगर मगरमच्छ बना दिया, तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ी पोजीशन देश में दिला दी। मनीष सिसोदिया जिस तरह से बोल रहे हैं, ये दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी इस लड़ाई में झुकने वाली नहीं है। वो आगे अभी इस लड़ाई को ले जाएंगे चुनाव तक, खास तौर से। अब कौन, जब इस देश में सरकारें थी तो धारा 356 का कितना इस्तेमाल होता था। आज 356 के इस्तेमाल में तमाम अड़चन है, तो दूसरा फार्मूला है, उससे भी सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सियासत में क्या विरोधियों को निपटाने का सबसे बड़ा हथियार ये सरकारी संस्थाएं बन गई हैं। और आपने देखा होगा कि शराब को लेकर बड़ा हंगामा मच रहा है जी भाई। जब कोरोना काल में शराब पिलाई गई, जब शराबियों ने अर्थव्यवस्था का सहारा दे दिया, तो अगर दिल्ली में पिला दी जाएगी तो कौन सी आफत आ जाएगी भाई। सरकारें सहारा पाती हैं, अर्थव्यवस्था इससे सहारा पाती है। अगर आदमी थोड़ा लड़खड़ा जाए तो क्या फर्क पड़ता है हमारे देश में। नहीं, आपने तो कोरोना के टाइम कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था शराबियों ने संभाल रखी थी। हाँ बिल्कुल। और अगर दिल्ली में थोड़ा शराब को लेकर इतना हंगामा जो कांग्रेस कर रही है, उस पर बहुत औचित्य नहीं दिखता। वैसे आपको बताएं कि हरशंकर परसाई जी ने लिखा है कि विचार जब लुप्त हो जाता है या विचार प्रकट करने में बाधा होती है,
या किसी के विरोध के भय से लगने लगता है कि तब तर्क का स्थान हुल्लड़ या गुंडागर्दी ले लेती है। तो कुल मिलाकर बात ये कहनी है कि मेरा देश बदल रहा है और बदलाव महाराष्ट्र में आया, बिहार में आया, दिल्ली में आया, पंजाब में आया, अब गुजरात और हिमाचल का चुनाव है, वहाँ भी बदलाव आएगा। हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर फरिश्ता भी आसमान से उतर आए और सच बोले तो वो भी मारा जाए। तो सच के लिए हिंदुस्तान में बड़ी कुर्बानियाँ लोगों ने दी हैं और ये कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी, चाहे सियासत में हो, मीडिया में हो, साहित्य में हो, पत्रकार हो, कवि हो, शायर हो जी। लेकिन हर दौर में ये कहा गया है कि जब विपक्ष कमजोर हो जाए तब ये जिम्मेदारी पत्रकारों और साहित्यकारों पर आती है कि वो देश की लोगों को, जनमानस को सही रास्ता दिखाएं। बहरहाल आज कुमार विश्वास का एक शेर बड़ा मौजू हो जाता है। हालांकि लिखा तो उन्होंने केजरीवाल के लिए था, लेकिन अब वो फिट कुछ अब इसमें भी दर्द दे रहे हो आप। दूसरे लोगों पर बैठता है। सुनिएगा कि नया निजाम, नई बंदिशें, नया ऐलान, इस फकत लश्कर शाही के ही माफिक सोचें और साहिबे वक्त ने ये हुक्म किया है जारी कि अपनी नस्लों से कहो कि मेरे मुताबिक सोचें। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत धन्यवाद। बारिश ज़्यादा है, अपना ध्यान रखिएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहन भाइयों, आज की परिचर्चा को लेकर हमने कू ऐप पर एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये कि दिल्ली में आबकारी नीति के नाम पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच छिड़ा संग्राम कब शांत होगा। तो श्री राम सिंह लिखते हैं कि देश की सभी सरकारों को आपस में मिलकर काम करना चाहिए, एक दूसरे की खिंचाई से काम नहीं चलेगा। गोपेश लिखते हैं कि ये संग्राम हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव तक जारी रहेगा। शायद आम आदमी पार्टी गुजरात में भी डेंट लगाने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए अनिल झा। झा जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को आपने सुना, उन्होंने खुलकर आरोप लगाया कि उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए आबकारी नीति को बहाना बनाया गया है। देखिए, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल में थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो वो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया से इस्तीफा ले लें। वो तो पहले यही घोषणा करते थे ना कि मेरे यहां पर जरा सी भी आंच होगी तो मैं उस विधायक को या मंत्री को हटा दूंगा। ये आंच नहीं है, ये बताना पड़ेगा कि आबकारी नीति के लिए शराब माफियाओं के साथ जो ऑफिस में नहीं, मुख्यमंत्री के कार्यालय सचिवालय में नहीं, 5 स्टार होटलों में ये मीटिंग करते थे, उसकी परसेंटेज जो कमीशन की थी 2.5% से बढ़ा करके आपने 12% कर दी और उन्हीं लोगों को जांच एजेंसियों में शामिल कर रहा कि इसकी गुणवत्ता के बारे में बताइए। सवाल यहां पर है शराब और आबकारी नीति को लेकर के आपका स्टैंड क्या था। आपका स्टैंड यहां पर ऑर्गेनाइज और संगठित लूट का था और वो आपने लूटा है, सरेआम लूटा है। हम शराब नीति पर चर्चा कर रहे हैं। रही बात अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि ये उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो एक मामला यह भी आता है, अरविंद केजरीवाल बड़ा ही अंदर से डरपोक इंसान है। कई बार मुझे ऐसा लगा कि उनको लगता है कि मनीष सिसोदिया का लेवल उनके बराबर का होना हो जाए। हो सकता है, मुझे यह संभावना है कि वही उसको इसमें फंसाते जा रहे हो और इसके अंदर इन लोगों को, जैसे सत्येंद्र जैन का एक लेवल बना हो तो उसको प्लान वे में फंसाया। उनके पास अपना मंत्रालय तो है नहीं क्योंकि पार्टी के नेता है, मुख्यमंत्री है, तो इसके अंदर इनकी भूमिका भी संदिग्ध मुझे नजर आती है क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक ऐसा इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी, अगर आप उससे शराब नीति की बात करेंगे तो स्कूल की बात कर लेंगे। केजरीवाल के बिछाए हुए जाल में फंसकर सिसोदिया को पकड़ रही है। मैं ऐसा कह रहा हूं, मनीष सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल ने प्लान वे में पहले फंसाया और बाद में तो जांच एजेंसी काम करती है ना जी। क्या स्टोरी है, मतलब अगर ऐसा है तो भाई साहब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट माइंड होगा जिसने भी ऐसा प्लान किया होगा। देखिए, जितने भी ये आरोप लगा रहे हैं, इन्हें यह समझना चाहिए जांच एजेंसियों पर इस प्रकार से सवाल नहीं खड़ा करते। जांच एजेंसियां बड़ी मेहनत करके इस व्यक्ति को पकड़ा है, सत्येंद्र जैन को पकड़ा है और अरविंद केजरीवाल के पास इस चीज का जवाब नहीं है। और अगर अरविंद केजरीवाल के पास जरा सी शर्म है तो 24 घंटे के अंदर बताए
कि उसकी शराब पॉलिसी बिल्कुल फेयर थी, उसके अंदर 1 रुपए का आरोप नहीं था, वो बचने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? बार बार कह देते हैं कि सरकार ये तो हम लगातार कह रहे हैं उसमें कोई भी हमारे पॉलिसी हमारे यहाँ पर इनके पास 53 सीटें हैं, सरकार कैसे गिर जाएगी इनकी? सरकार कैसे गिर जाएगी जिसके पास अगर 53 सीटें हो? कांग्रेस तो कह रही सबूत लाओ सरकार गिराने और का। अगर मनीष सिसोदिया के पास कांग्रेस फोन आया सबूत है, मांग रही है और आप सबूत तक नहीं मांग कोई पा रहे हैं। बताए? आप भी सबूत मांगो इनसे। अरे हमने ही तो कहा है, इनके जब लैपटॉप जब्त कर लिया, इनका मोबाइल जब्त कर लिया, तो फोन कब आ गया इनके पास? मैं कह रहा हूं मेरे पास भी फोन आया था कि आपका राज्यसभा बना देंगे, झा साहब हमको इस जंजाल से निकालिए। तो इसका मतलब क्या सत्य है? मैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के भोलेपन पर देख करके ऐसा लगता है छत से कूद करके जान दे दूं। अरे ऐसा मत करो आदमी प्लीज, है। ये ऐसा भोला मत नहीं, करो। ये भाला आदमी है। ऐसा मत करो ये प्लीज। भोला नहीं, भाला आदमी है। इसका भोलापन देखिए। पूरी की पूरी शराब पॉलिसी के पास कोई नीतिगत फैसला नहीं है। और जो हमारे पास जो आंकड़े हैं, हम ये पूछना चाह रहे हैं छातों से मत पूछो भाई। मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी को ही आपने रिटेलर बना दिया। ऐसा पहली बार हुआ है कि जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां थी उसको शराब बेचने का आपने ठेका दे दिया, आपने उसकी कमीशन बढ़ा दी और करोड़ों रुपए की रिश्वत खा गए और आपने अपने आप को मजबूत बना रहे हैं। आपको लगेगा कि आपने एक के साथ एक फ्री, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री, जो ब्रांड लेंगे उसके साथ दूसरा ब्रांड फ्री। आपने शिक्षा मंत्री अब वेट करिए, अब आपकी बात का जवाब आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता वैभव महेश्वरी देंगे। यस वैभव, गो अहेड। अनिल झा ने अपनी बात रख ली, आप कुछ कह रहे थे वैभव, गो अहेड, बोलिए। अनिल भाई, आप पढ़ाई ठीक से करके नहीं आए, व्हाट्सएप पढ़ के आ गए। हमेशा व्हाट्सएप पढ़ के आते हैं तो डिबेट में शुरू में तो चटकारे बहुत आते हैं, लेकिन काम की कोई बात नहीं हो पाती। कहाँ पर कौन सा घोटाला हुआ, आंकड़ों में बात करिए, फिगर की बात करिए। आपके मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं 1200 करोड़ का घोटाला हो गया, केंद्रीय मंत्री कहते हैं 150 करोड़ का घोटाला हो गया। सीबीआई के एफआईआर में लिखा हुआ है कि कथित सूत्रों से पता चला है कि 1 करोड़। आप बता दो यार कितने एक सेकंड रुक जाओ, झाजी रुको, झाजी नो, इनकी बात सुनो, झाजी नो, इस्तीफा दे देना एक-एक करके, one by चाहिए। one। इस्तीफा क्यों दे देना चाहिए? श्रीलंका कहता है कि प्रधानमंत्री जी वहां पर सेटिंग करने गए थे अपने दोस्त के बिजनेस की। आपको इस्तीफा तब दे देना चाहिए, आपको इस्तीफा तब देना चाहिए था जब आप राज्यों की सरकारें तोड़ तोड़ के बना रहे हो। तो इस तरह की बातों पे इस्तीफे होते हैं। ये इस बात पे इस्तीफे नहीं होते कि बीजेपी चिल्ला रही है कि साहब हमें को पता लगा है कि आपके यहाँ गड़बड़ हो रही है। इस बात पे इस्तीफे नहीं होते। इस बात पे अगर बीजेपी किसी को बेईमान कह रही है, बीजेपी किसी को अगर एजेंसियां भेज के परेशान कर रही है, तो प्रथम दृष्टिया ही वो आदमी ठीक है। मैं आपको प्रथम दृष्टिया कह रहा हूँ, प्रथम दृष्टिया ही वो ठीक है, क्योंकि आप पीछे पड़े हुए हैं, आपको दर्द हो रहा है और आपको जी बन चुका है। मामला सारा ये है, अभी ब्रजेश जी ने कू ऐप पर पब्लिक से भी सवाल पूछे। पब्लिक क्या कह रही है? गुजरात और हिमाचल, जो आदमी सड़क पर बैठा है, अपने काम में बिजी है, आम जनता है, वो भी ये जानती है कि आपकी जो बलबलाहट है वो किस लिए हो रही है। आप गुजरात से परेशान हो, आप हिमाचल से परेशान हो, आप अपने खोते हुए जनाधार से परेशान हो, आप प्रधानमंत्री जी के भाषणों के खोते हुए प्रभाव से परेशान हो, और आप आम आदमी पार्टी की एजुकेशन और हेल्थ के मॉडल से परेशान हो, जो कि आपके पास कभी था ही नहीं। आपने हमेशा झूठ बोला था। आज निर्विवाद रूप से अरविंद केजरीवाल मोदी का विकल्प के रूप में चर्चित है, और ये पार्टी को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास काम की बातों के अलावा कोई और दूसरी कोई बात है नहीं। आपके पास सीबीआई है, ईडी, आप करते रहिए, इनसे आप सबूत क्यों नहीं दे रहे हैं? देखो, कांग्रेस वाले भी सबूत मांग रहे हैं, बीजेपी भी सबूत मांग रही, सबूत लाओ। आप सब लोग सबूत मांगिए, वापस क्यों नहीं? आप हमें ये बताइए, लेते रहिए। आप पहले आबकारी नीति बनाइए, स्कूल, लेकिन शिक्षा, कहानी ये रोज क्या है छोड़िए। कि आबकारी नीति काम आपने मत करने वापस दो, क्यों ली दिल्ली में? एजेंसियों को आपने आप हमें डिपार्टमेंट अभी पूरा 24 घंटे बना में बता दो। चलो हम आपसे पूछ रहे हैं। बोलिए वैभव जी, बोलिए, क्या पूछ रहे हैं जी? आबकारी नीति जब अच्छी थी तो वापस क्यों ली? आबकारी नीति इसलिए वापस ले ली कि आपके जो सीबीआई, ईडी के जो तमाम और जो दिल्ली पुलिस है, सबको आपने उन लोगों पे लगा दिया जो उस आबकारी की नीति के तहत दुकान पाए थे। अब उन दुकान वालों के पीछे पड़ गए, उनको बंद करने लगे उठा के। तो कम से कम ये हुआ कि सरकारों के बीच का अगर झगड़ा है, कोई घोटाला है, तो आप बिल्कुल करेंगे। ब्लैकलिस्टेड लोगों को आपने ठेका दिया, आम जनता को परेशान कर रहे हो। तो ये हुआ कि जब तक की जांच पूरी कर ली जाएगी, पुरानी नीति को रोलबैक कर लेते हैं, आप अपनी जांचें कर लो। आप साल भर नहीं 10 साल जांच करते रहोगे, आपको 1 रुपए का कुछ नहीं मिलने वाला। आप यहीं पर छाती पीटते रहोगे और अंत में आपके हाथ से ये गुजरात, हिमाचल और आने वाले तमाम प्रदेश। अरे भैया, सत्येंद्र जैन जेल में है और ये भी जेल में जाएंगे। और ये काम की बात, जरा जेल में ये काम की बात के आगे मन की बात चल नहीं पा रही है। और कई काम लोग की फंसोगे बात के आप लोग। आगे मन की बात नहीं चल पा रही है। अब ये दवा जो है एक्सपायरी डेट की दवा हो गई है, ये अब काम नहीं आ रही है, इससे बुखार नहीं उतर रहा।
इससे बेरोजगारी का इसमें समाधान नहीं है, ना गुजरात मॉडल है, ना कोई देश का मॉडल है। पूरी तरह से ये फर्जीवाड़ा था जो अब खुल चुका है। और आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है उसमें लोगों को ऑलराइट, सुरेंद्र राजपूत जी, मुझे थैंक यू। वैभव जी शुक्रिया, रोजगार दे दिया, वैभव जी शुक्रिया, शराब पिलाने का काम दिया। थैंक यू झा जी, थैंक यू। आप बताइए कि ये गुजरात के चुनाव को लेकर जो आपका आरोप है कि गुजरात की वजह से ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी का फिक्स्ड गेम है, आप कांग्रेस की भूमिका कहाँ पे पाते हैं? देखिए, कांग्रेस सत्य और संविधान के साथ खड़ी है। दो बातें बड़ी साफ है ब्रजेश भाई। आप एक बात बताइए ना, कोरोना काल में क्या आपको बिजली के बिल की छूट मिली? आपके बच्चों की फीस की छूट मिली? या आपको कोई टेंडर भरा उसकी ईएमडी की छूट मिली? अगर मिली हो तो बता दीजिए। लेकिन इकलौती सरकार है दिल्ली की जो शराब माफियाओं की ईएमडी माफ कर रही है। कह रही है साहब कोरोना काल में इनके पास पैसे नहीं थे इसलिए ईएमडी नहीं दे पा रहे। भाई उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं करी, पंजाब की सरकार ने नहीं करी, हरियाणा की सरकार ने नहीं करी, देश में किसी जगह की सरकार ने ईएमडी माफ नहीं करी, सिर्फ दिल्ली की सरकार ने माफ करी। तो प्रथम दृष्टया तो यही बात निकल करके आती। फिर मैं आपको फिर से कहता हूं कि मुझे शराब नीति पे नहीं बोलना। एक चीज है, भारत सरकार की नीति है कि शराब कम पी जानी चाहिए, कम पिलाई जानी चाहिए। इसीलिए इंदिरा जी का और विनोबा भावे का एक 11 सूत्री फार्मूला हुआ था जिसमें यह कहा गया था जितने राष्ट्रीय पर्व हैं और जितने धार्मिक त्योहार हैं उन पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी। लेकिन इकलौती सरकार है दिल्ली की जिसने यह कहा कि साहब घर घर दारू, हर घर दारू, आपके बच्चे पिए, आपके वो पिए। पूरे देश में मेरे ख्याल से इकलौता मंत्री होगा मनीष सिसोदिया जो शिक्षा का भी मंत्री है और शराब का भी मंत्री है। आज तक हमने शराब और शिक्षा का मंत्री कहीं एक नहीं देखा। क्यों? क्योंकि स्कूल के बगल में शराब की दुकान खोलनी। तो मैं आपसे यह कह रहा हूं कि लगभग 20% का रेवेन्यू जनरेट होता, कोई राज्य क्यों छोड़ना चाहेगा? सर फिर से गुजरात ने छोड़ा ना, लेकिन गुजरात में इन लोगों ने शराब माफिया खड़े कर दिए। भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों करोड़ों रुपए की आज की डेट में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की अर्निंग है नकली शराब पिला करके। हजारों लोग। इंदिरा जी की बात और विनोबा भावे जी की बात, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकारें क्यों नहीं अमल में ला रही? बिल्कुल अमल में लाती हैं। इन्होंने कभी एक पे एक दारू फ्री नहीं करी। इन्होंने कभी घोषित करो है ड्राई। देखिए अब ये यहां पर आप आ जाइए तो 11 सूत्री फार्मूला पढ़ेंगे तो उसमें ड्राई चरणबद्ध तरीके से है। आप क्या नाम, आप पार्टी को बचाने की कोशिश मत करें। मैं सवाल पूछ लिया तो मैं बचा रहा हूं। अरे बीजेपी भी तो बचेगी इसमें। जिस आदमी को बचाना चाहिए, मैं वेस्ट बंगाल वाली गवर्नमेंट भी बचेगी। व्यक्तिगत रूप से सर 20% का रेवेन्यू जनरेट होता है सर। वैभव से मैं व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि अभी इन्होंने अपने कुछ आत्मीय जनों को खोया है, मेरी संवेदनाएं आपके चैनल के माध्यम से भी हैं। मैं आपको फिर से कहता हूं कि इन्हें बचाना चाहिए। आप बचा रहे हो। आप एक बात बताओ ना, उस 11 सूत्री फार्मूले को पढ़ करके चरणबद्ध तरीके से शराब को रोका जाएगा, चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया नहीं जाएगा। दिल्ली का इकलौता मॉडल ऐसा है जिसमें एक पर एक शराब फ्री। भाई आप मुझे बताइए ना, वो जो दूसरी बोतल की एक्साइज ड्यूटी वो कहां चली गई? और शराब माफियाओं को ईएमडी की छूट क्यों? किस लिए छूट? और सारे के सारे शराब माफिया पंजाब वाले माफिया क्यों हैं? तो क्या कांग्रेस कुछ प्रयास करेगी कि आप 11 सूत्री फार्मूला जो बता रहे हैं इस पे कुछ अमल करें? कांग्रेस के जितने राज्य हैं उस 11 सूत्री फार्मूले पर वो करती है। और कांग्रेस ने ही मद्य निषेध विभाग खोला था। उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, लेकिन मद्य निषेध। मनोज काका क्विक रिस्पांस आपसे चाहिए मुझे कि मद्य निषेध विभाग पर 1 रुपया नहीं देते हैं ये लोग, सिर्फ सरकारी उनके कर्मचारियों को पैसा देते हैं। क्या सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग है मनोज काका? बिल्कुल है। ये सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग तो पूरे देश में हो रहा है, लेकिन ये कोई नया नहीं हो रहा है। इससे पहले की सरकारों ने भी किया हुआ है और हमारी पार्टी के साथ तो लगातार हो रहा है। आप देख रहे हैं हमारे नेता तो लगातार इस उत्तर प्रदेश के दौरे पर उत्तर प्रदेश के अगर आप सभी आप अपने बारी में ही अपनी बात कहिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी आपको भी फ्रिंज एलिमेंट कह देगी। और फ्रिंज एलिमेंट का हिंदी में मतलब लंपट व्यक्ति होता है, ये जान लीजिए। तो पहले अपनी बारी में ही अपनी बात कहिए। मैं मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ समाजवादी पार्टी के पूरे कार्यकर्ताओं को पूरे उत्तर प्रदेश में अनर्गल बयानों में, अनर्गल एफआईआर में फंसाया जा रहा है। आजम खान साहब जैसा व्यक्ति जिन्होंने सैयद साहब के बाद एक अच्छा तालीम की यूनिवर्सिटी खोली उन्होंने, जहां सभी मजहब के लोग आकर के शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, उनका दोष यह है कि भारतीय जनता पार्टी कोई विश्वविद्यालय बना नहीं सकती, संस्थान बना नहीं सकती। हाँ बेच सकती है तो उनको जेल में। अभी हमारे यहाँ आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे आजमगढ़ में कार्यकर्ता और हर जनपद में सैकड़ों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता राजनीतिक उत्पीड़न झेल के जेलों में बंद हैं।
उनकी फिक्र नहीं है आपको। आजम खां, आजम खां, आजम खां, हर वक्त आजम खां, आजम खां। अरे मैंने क्या बाकी क्या बेचारे किस मामले में जेल गए, उनकी कौन फिक्र करेगा? मुझे लग रहा आजम खां, आजम खां, आजम खां, रट के आए हैं जैसे। अरे बाकी समाजवादियों की भी चिंता कर लो। आजम खां, मैं समझता हूँ कि आपको कम से कम नहीं, मुझे हैरानी हो रही है कि कार्यकर्ता में भेद क्यों? बंद है, बाकी कार्यकर्ता जेल जाएं, समाजवादी, उनकी कोई चिंता नहीं है। आजम खां, आजम खां, अनावश्यक फंसाया जाता। आपको आजम खां से क्यों चिढ़ हो मुझे रही? कोई नहीं, मुझे तो आप पर हैरानी होती कि बाकी जेल में बंद है सपा का कार्यकर्ता, थोड़ी उसकी भी चिंता कर लो। मैं कह रहा हूं 2-3 विधायक बंद हैं, उनकी भी थोड़ी चिंता कर लो। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बस के कार्यकर्ता आजम खान, आजम खान, पता नहीं आजम खान हो गए कि आपकी पार्टी लग रहा है उन्हीं के ऊपर बैठी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रखते हैं और सभी से बात होती, लेकिन जो सरकार सारे तरह के नैतिकता खो दी हो, उस सरकार से आप सुचिता की क्या? ओके, हेमंत तिवारी जी, ये आम आदमी पार्टी बीजेपी की लड़ाई कोई गुल खिलाएगी या फिर ये कोई बड़ा परिणाम देगी? और देखिए, आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा नुकसान तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का नहीं करने जा रही है, न तो गुजरात में, नहीं हिमाचल प्रदेश में। कांग्रेस के लिए काज़ाफोरी बहुत बड़ा ये है कि जो स्थिति कांग्रेस की दिल्ली में की आम आदमी पार्टी ने, अगर यही स्थिति उसी रेशियो में गुजरात और हिमाचल में करती है तो फिर उसके अस्तित्व का क्या होगा। और शायद यही वजह थी कि आज दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस तरह का प्रदर्शन किया। ऐसा है क्या? नंबर 2 चीज, मैं ब्रिजेश जी बार बार कहता हूँ, अभी अपोजिशन के लीडर हैं मनोज काका, इन्होंने कहा कि सारी सरकारें दुरुपयोग करती है, इसमें कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। कुछ फीसद, ज्यादा फीसद, मध्यम फीसद हो गया यार। इन एजेंसीज का जवाब देता हूं सर। सेंट्रल आवाज नहीं निकल रही है आपकी। जी हेमंत जी बोले आप। इस्तेमाल लोगों ने किया लड़ाने के मूड में सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल किया। कांग्रेस को खत्म मत करिए आप। नहीं, आप हेमंत जी के बीच में मत बोलिए, आपके वो शांत थे, देखिए उनको बोलने दीजिए। बोलिए हेमंत जी। नहीं, वो नहीं बोलेंगे, समझदार आदमी है। तो ऐसा है कि इस्तेमाल की बात होती है, हम अपने आप को इतना क्यों गंदा करें जी, ध्यान रखिएगा। भाई साहब, अगर आप इल्जाम लगाते हो कि बीजेपी ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का बेजा इस्तेमाल कर रही है, तो इस्तेमाल तो हर सरकार में हमेशा होता रहा है, कम ज़्यादा होता रहा है। लेकिन जब आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी पूरा झपट्टा मार के इस्तेमाल करती है, तो आपको अपने कपड़े, अपना दामन एकदम दुरुस्त रखना चाहिए। और नहीं दुरुस्त रखते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश पे दृष्टि देखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में 4 बार की मुख्यमंत्री रही बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी की क्या स्थिति है, इससे सबक लेना चाहिए। आज उनका पॉलिटिकल स्टेचर क्या रह गया है। उनकी वह पार्टी जो दलितों की सबसे बड़ी पार्टी इस देश की थी, उसका दर्जा क्या रह गया है, क्यों ऐसा है, इसका भी मनन कीजिए। फिर उसके बाद इल्जाम लगाइए कि बीजेपी इस्तेमाल करती है। ये आप किसको मशवरा दे रहे हैं? कांग्रेस को, सामान्य व्यक्ति, सबको, सारे अपोजिशन को। ओके, कांग्रेस इस बात से अपने आप को बरी नहीं कर सकती कि उसने सीबीआई का इस्तेमाल नहीं किया है। दरअसल देश की जो प्रीमियर एजेंसीज है ब्रजेश जी, इन अधिष्ठानों का उपयोग आबलिक दुरुपयोग में कहूंगा, क्योंकि उपयोग करेंगे और कोई गलत होगा तो पकड़ में आएगा और फिर उसको दुरुपयोग कहेगा। धन्यवाद हेमंत जी, सबके साथ चलता रहा, धन्यवाद के साथ भी। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए। सावधान रहिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप सबका। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। लड़ाई दिलचस्प है, देखते रहिएगा। नमस्कार।